राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के यानी कि आरबीएसई के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको अध्याय 3 के सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 3 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो आपको अध्याय 3 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अध्याय 3 का परिचय का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई किसी भी अध्याय के परिचय के वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखें। उससे आपको क्या होता है कि उस अध्याय की प्रश्नावलियों को करने में बहुत ही मदद मिलती है। और एक और बात है कि जब आप प्रश्नावलियां कर लें उस अध्याय की तो दोबारा से परिचय के वीडियो को देखें, तो आपको वो परिचय का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप दोबारा देखोगे। ठीक है, उससे आपकी एक ही वीडियो में सारी प्रश्नावलियां आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, पर यहाँ पर अभी हम पहले पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा कक्षा 9 में आपका अध्याय 4 था, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यही आपका अध्याय था। ठीक है, उस अध्याय के हमारा एक वीडियो है कक्षा 9 के अध्याय 4 का दो चरों वाला रैखिक समीकरण। आप चाहें तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें। ठीक है, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था वह समीकरण जिसको हम ax धन by धन c बराबर शून्य के रूप में रखा जा सकता है, या कहें तो लिखा जा सकता है, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसा कि नाम में ही नहीं था दो चरों वाला। ठीक है, तो दो चर होंगे x और y। ठीक है, तो x और y दो चर और रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो x और y की घात कितनी होगी, एक और एक। ठीक है, दोनों की घात एक एक है, तो ये हो गया ax धन by धन c बराबर शून्य। ठीक है, तो ये होता है हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण का रूप। ठीक है, पर यहाँ पर a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b दोनों शून्य नहीं है। ठीक है, a और b दोनों के मान शून्य नहीं है। a और b दोनों के मान शून्य नहीं को हम प्राय ऐसे लिख देते हैं, a का वर्ग धन b का वर्ग शून्य के बराबर नहीं है। इसे प्रदर्शित हम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है। दोस्तों, पहले तो युग्म के बारे में आप याद रख लीजिए, युग्म का मतलब हमेशा होता है दो। ठीक है, तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। ऐसे समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है, मतलब कि दो संख्याएं होती हैं। ऐसे समीकरणों का हल दो संख्याएं होती हैं, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। ठीक है, तो हमें युग्म मिलता है x और y का। ठीक है, x और y के युग्म मिलते हैं, जो ये जो समीकरण है उसको दोनों पक्षों को बराबर कर देती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे अभी और इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, ax धन by धन c बराबर शून्य का प्रत्येक हल। इस समीकरण का जो प्रत्येक हल है उसको हम x, y ये निर्देशांक होते हैं, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। ठीक है, तो अब ग्राफ से समझ लेते हैं इसको। जैसे कि ax धन by धन c बराबर शून्य को अगर हम ग्राफ पे एक रेखा लेके बनाए, ठीक है, इस समीकरण की ये मान लेते हैं ग्राफ पर रेखा है। ठीक है, अभी हम जब प्रश्नावलियां करेंगे, प्रश्नावली 3.1 और 3.2, तो समीकरण की से रेखा बनाना सीखेंगे हम ग्राफ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस इतना समझ लेते हैं कि ये एक रेखा है इस समीकरण की। ठीक है, ये समीकरण भी लिख लिया। तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, ठीक है, मान लो जैसे कि ये एक बिंदु है, तो ये समीकरण का हल होगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल। ठीक है, x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। तो जैसे ये रेखा पर एक बिंदु है, ठीक है, तो ये इस समीकरण का हल होगा। उसी प्रकार मान लीजिए जैसे ये इस रेखा पर एक बिंदु है, तो ये भी इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, तो ये बिंदु का मतलब क्या होता है, इसके x निर्देशांक होंगे और y निर्देशांक होंगे। इस बिंदु के भी x निर्देशांक होंगे और y निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो किसी भी समीकरण की जो रेखा होती है ग्राफ पर, ठीक है, उस रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वहां उस समीकरण के हल होते हैं। तो
दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। युग्म का मतलब दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था आपको दो होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। ठीक है, अभी तक हमने दो चर वाले एक एक रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, अब हम दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दो रैखिक समीकरणों को हम कह देते हैं रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म का मतलब आप याद रखिए दो होता है। ठीक है दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही काम का है, आपके जीवन में आगे आगे की कक्षाओं में भी बहुत काम आने वाला है, तो इस अध्याय को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप इस प्रकार है। ठीक है, पहला रैखिक समीकरण हम मान लेते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर शून्य, और दूसरा रैखिक समीकरण a2x धन b2y धन c2 बराबर शून्य। x और y यहाँ पर चर है हमारे। ठीक है, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a1 b1 और a2 b2 शून्य नहीं होंगे, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं a1 का वर्ग धन b1 का वर्ग शून्य के बराबर नहीं है, और a2 का वर्ग धन b2 का वर्ग शून्य के बराबर नहीं है, ऐसा हम लिख देते हैं। ये दो रैखिक समीकरण दो चर x और y में है। ठीक है, x और y में दो रैखिक समीकरण है। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहा जाता है, या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो रैखिक समीकरण है, बहुत ही आसान है, दो रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण युग्म कह लेते हैं हम, या दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कह लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, और दो चर वाले हैं तो ये दो चर वाले, दो चर कौन कौन से हमारे, एक्स और वाई। आइए दोस्तों, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की कुछ गुणों की चर्चा कर लेते हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय कह लें या ग्राफी के लिए एक ही बात है, का निरूपण एक सरल रेखा होता है। ठीक है, हर एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय ज्यामितीय निरूपण क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ये तो हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये रैखिक समीकरण युग्म है तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो जब हम ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण करेंगे तो। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप से कैसा दिखेगा। अभी हमने बताया ये दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें साथ साथ लिया जाएगा। ठीक है, इसे अभी हम परिचय के वीडियो में देखेंगे, अभी देखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। ठीक है, तो जब भी हमें समीकरण से ज्योमेट्रीय ग्राफी बनाना है, सरल रेखा बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले वो समीकरण के दो हल ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, वो दो हल क्या होते हैं, दो बिंदु होते हैं। अब फिर उन दो बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींच देते हैं, तो वही रेखा हमारे उस समीकरण रैखिक समीकरण का ज्योमेट्रीय ग्राफीय निरूपण होता है। इसे अभी हम देखेंगे। ग्राफ आलेख खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हलों की आवश्यकता होती है, कम से कम दो, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, पर हम ज्यादा क्यों लेंगे, क्योंकि इतना समय तो हमें है नहीं एग्जाम पेपर में। ठीक है, परीक्षा में हमारे पास समय तो उतना ही होता है, तो हम दो लेंगे और दो से ही उसको हल कर देंगे। ठीक है, उसका ग्राफ बना देंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफ पर कैसे निरूपित करेंगे और कैसे उससे हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, बाकी आप प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के वीडियोस देखें, उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे इस पर आधारित। ठीक है, पर ये परिचय देखने से आपको वो समझने में बहुत आसानी होगी। मान लेते हैं हमारा पहला समीकरण है x धन y बराबर 10। ठीक है, तो उसके इस समीकरण के हम दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं वो बिंदु हमारे आ गए 5,5 और 6,4। ये बिंदु कैसे ज्ञात करने हैं, यह प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में सीखेंगे। दूसरा समीकरण जो है हम मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो इसके भी दो बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे, तो वो हमारे आ गए 4,0 और 5,1। ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के प्रश्नों के वीडियो में सीख जाओगे। ठीक है, अब हम ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, पहले समीकरण के बिंदु क्या है हमारे 5,5, तो हम ग्राफ पे 5,5 बिंदु ले लेंगे। दूसरा बिंदु क्या है हमारा यहाँ पर 6,4, तो यहाँ पर 6,4 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना होता है, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला के एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, वही हमारा जो समीकरण है उसकी रेखा होती है ग्राफ पर। तो समीकरण है x धन y बराबर 10, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, ये पहले समीकरण का काम हो गया। अब दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 4,0, तो उसको दिखा देंगे हम 4,0 को। दूसरा बिंदु है 5,1, तो ग्राफ पर दूसरा बिंदु ले लेंगे 5,1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के रेखा खींच देंगे। ठीक है, समीकरण लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4।
ठीक है। तो इस तरह तो रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं। ठीक है, फिर हल कैसे निकालते हैं? अगर ये दोनों रेखाएं कहीं पर टकराती हैं एक दूसरे को, ठीक है, जैसे कि ये टकरा रही हैं, कहाँ टकरा रही है? यहाँ पर, इस बिंदु पर। ठीक है, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वही रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है, जैसे कि यहाँ पर 7,3 है। ठीक है, तो ये विधि है। इस विधि को आप और विस्तार से सीखोगे प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के वीडियोस में। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हमने ग्राफ पर प्रदर्शित किया, निरूपित किया, तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो एक तल में यदि दो रेखाएं दी हैं तो निम्न तीन संभावनाओं में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। कौन कौन सी तीन संभावनाएं हैं वो? या तो वो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसा कि हमने जो ग्राफ बनाया था भी उसमें प्रतिच्छेद कर रही थी। ठीक है, जैसे कि एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये एक संभावना हो सकती है। या दूसरी संभावना हो सकती है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद ना करें, अर्थात वे दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो, जैसे कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। ठीक है, ये हो सकती है संभावना। तीसरी और आखिरी संभावना हो सकती है कि दोनों रेखाएं संपाती हों। संपाती हो मतलब एक के ऊपर एक हों। ठीक है, एक के ऊपर एक हों। ठीक है, यानी कि इसके सारे बिंदु जो है कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। इसमें जो है सारे बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाओं में जो भी बिंदु है वो सब दोनों रेखाओं में होते हैं। ठीक है, जितने भी बिंदु पहली रेखा में हो उतने ही बिंदु दूसरी रेखा में होंगे, तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं। तो यही तीन संभावना होती है हमारी जब एक तल पे हमारे दो रेखाएं हो, या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, या वो समांतर होंगी, या वे संपाती होंगे। तो दोस्तों, तीनों संभावनाओं के गुणों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहली संभावना थी दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में जो है हमें समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल मिलेगा, और वो हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल और केवल एक ही हल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ताजमहल जो है अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब ताजमहल के जैसा दूसरी कलाकृति है ही नहीं। ठीक है, तो अद्वितीय का मतलब होता है कि वो सिर्फ अकेला है, वैसा और कोई है नहीं। ठीक है, तो जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होगा, और वो हल क्या होगा? जिस बिंदु पर वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यही इसका हल होगा। ठीक है, और दोस्तों हमेशा के लिए याद रख लीजिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। जब भी हल होगा, एक हल हो या अनेक हल हो, ठीक है, तो वो रैखिक समीकरणों का क्या होगा? संगत युग्म कहलाता है। ठीक है, जब भी हल मिले, ठीक है, या तो एक हल हो अनेक हल हो, ठीक है, दोनों ही केस में, दोनों ही स्थितियों में संगत युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो जब भी हल होगा तो उसे हम कहेंगे संगत, और जब हल नहीं होगा तो हम कहेंगे असंगत। ठीक है, यह हमेशा के लिए याद रख लीजिए। दोस्तों, दूसरी संभावना हमने पढ़ी थी कि जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात वे समांतर होती हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है? समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, एक भी हल नहीं होता, क्योंकि वो रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी टकराएंगी ही नहीं, क्योंकि वे समांतर हैं। ठीक है, तो जब टकराएंगी ही नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो वो कोई हल नहीं होगा ऐसे केस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, और जब हल नहीं होगा तो हमने अभी पढ़ा था एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होगा, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, हल नहीं होगा तो असंगत युग्म कहलाता है। ठीक है, हल होगा तो संगत युग्म कहलाता है। तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी अर्थात वे समांतर होंगी, ठीक है, तो एक तो कोई हल नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी स्थिति है हमारी जब दोनों रेखाएं संपाती हों, तो इस स्थिति में समीकरणों के क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट हल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है? संपाती हैं। ठीक है, और इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, पर फिर भी याद रखिएगा, आश्रित युग्म भी कहते हैं। देखो, एक दूसरे पे आश्रित है ना, एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके कितने हल हैं? अनेक हल हैं। हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर हल होगा, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वो संगत युग्म कहलाता है। ठीक है, तो जब दोनों रेखाएं संपाती होंगी तब भी वो संगत युग्म होगा, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तब भी संगत युग्म होगा। परंतु जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और समांतर होंगी रेखाएं, तो वो जो है असंगत युग्म होगा। दोस्तों, अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 और अन्य प्रश्नावलियों में हमें कुछ प्रश्नों को हल करना होगा। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं कि समीकरण हमें या तो इस तरह से दे रखा होगा, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण a2x धन b2y
धन C2 बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सारे पद हैं x, y और अचर राशि के, वो सब बाईं तरफ हैं और दाईं तरफ सिर्फ 0 है। ठीक है, या फिर इस तरह के समीकरण होंगे हमारे a1x धन b1y बराबर c1, ठीक है, अचर के बराबर। ठीक है, और दूसरा समीकरण होगा a2x धन b2y बराबर c2। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो x और y के पद तो एक ही तरफ होंगे। ठीक है, सिर्फ जो अचर है या तो वो x और y के साथ हो बाईं तरफ या वो दाईं तरफ हो। अगर दाईं तरफ है तो दोनों समीकरण के अचर दोनों दाईं तरफ होने चाहिए, और अगर बाईं तरफ है तो दोनों अचर जो है बाईं तरफ होने चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर अब इस टेबल को आप याद रख लीजिए। ठीक है, कैसे अनुपातों से आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो समीकरण इस तरह से हो, ठीक है, या इस तरह से हो। ठीक है, जिसमें कि अचर दाईं तरफ है या अचर दोनों अचर बाईं तरफ हो। ठीक है, अगर इस तरह से है तो आप इन अनुपातों का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर a1 बटे a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो दोनों रेखाओं का एक हल होगा और वो अद्वितीय हल होगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हल होगा तो वो संगत युग्म भी कहलाएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्थिति बनती है कि जब a1 बटे a2 और बराबर हो b1 बटे b2 के, अगर नहीं है बराबर तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो उसमें दो कंडीशन बनेंगी, एक एक करके दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। तो जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो c1 बटे c2 के भी बराबर है। अगर है तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर हैं, ठीक है, तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। और जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और अनेक हल मतलब हल है तो वो समपाती युग्म कहलाएगा। ठीक है, वो समपाती नहीं संगत युग्म कहलाएगा। समपाती तो रेखाएं हैं, वो युग्म क्या कहलाएगा, संगत, क्योंकि उसका हल होगा। लेकिन अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, पर वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, उस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और हम जानते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होता समीकरण का, और जब कोई हल नहीं होगा समीकरण का तो वो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, आपको बहुत काम आएगी ये टेबल। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन बीजगणितीय विधि हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। ठीक है, हम इन तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे और एक एक उदाहरण से समझेंगे कि कैसे इन विधियों का उपयोग करना है। ठीक है, आपकी प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है, प्रश्नावली 3.4 विलोपन विधि पर आधारित है और प्रश्नावली 3.5 वज्र गुणन विधि पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के क्या चरण है। ठीक है, हमें दो समीकरण दिए होंगे चर x और चर y में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को पकड़ेंगे, उसमें एक चर का मान, ठीक है, मान लेते हैं y, x भी हो सकता है, मान लेते हैं y का मान दूसरे चर, ठीक है, मान लेते हैं कि x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे जो सुविधाजनक हो, जो हमारे लिए आसान हो। ठीक है, एक समीकरण में हम y बराबर x के पदों में उसको लिख देंगे। ठीक है, फिर जो y बराबर हमने x के पदों में लिखा, इस y के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो समीकरण है हमारे पास, और फिर इसको एक चर x के समीकरण के रूप में बदलेंगे जिसको कि हल किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसको हल करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पर कभी कभी क्या होगा कि हमें बिना चर के कथन प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे कि 5 बराबर 5 या 5 बराबर 8। तो अगर ये कथन सत्य है, जैसे कि 5 बराबर 5, तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अगर सत्य कथन है तो। लेकिन अगर असत्य कथन है तो क्या कहेंगे हम, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है,
तो अगर कथन होगा तो दो तरह के होंगे, सत्य या असत्य। सत्य कथन है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जैसे कि 5 बराबर 5 मिला, ठीक है। और असत्य कथन मिला जैसे कि 5 बराबर 8, तो हम कह देंगे कि उस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और कथन के अलावा हमें x का मान भी मिल सकता है, चर का मान भी मिल सकता है। तो जब हमें चर का मान मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर हमें कथन नहीं मिलता, चर का मान ही मिल जाता है, तो वो जो चर का मान मिला है, जैसे कि हमने यहाँ पर x का मान निकाला है, तो चरण 2 से प्राप्त x अथवा y का मान उस समीकरण जिसे चरण 1 में प्रयोग किया गया है में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमें x का मान मिल गया, एक चर का मान मिल गया, ठीक है, x का या y का, तो हम किसी भी समीकरण में उस चर के मान को रख के दूसरे चर के मान को ज्ञात कर लेंगे, उससे हमें हमारा हल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा दोनों समीकरणों का हल है x और y प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक हल तो हम निकाल ही चुके हैं x या y, और उसको रखेंगे हम किसी भी समीकरण में तो हमें दूसरा हल भी प्राप्त हो जाएगा। यही है हमारी दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। आइए इसको अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए एक उदाहरण ले लिया। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या है समीकरण x धन y बराबर 14, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, x धन y बराबर 14। दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर 4, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक चर के रूप में जो है दूसरे चर को लिखना है, तो हम समीकरण 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब y को हम दाईं तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का y है तो धन y हो जाएगा, तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 4 धन y, ठीक है। अब ये हमने किससे निकाला था, समीकरण 2 से, इसीलिए हमने इसका रंग वैसे ही रखा समीकरण 2 की तरह, ठीक है। तो अब ये x का मान हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x बराबर 4 धन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 14, x की जगह क्या रख देंगे, 4 धन y रख दिया हमने, धन y बराबर 14। अब इसको हल कर लेंगे, तो दो y धन y कितना हो जाएगा, 2y, और ये 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4। 14 में से 4 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10, तो 2y बराबर 10। 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 बटा 2। 10 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 5, तो y बराबर हमें मिल गया 5, ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब ये y का मान 5 हम कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2, ठीक है। तो y बराबर 5 का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा x धन y बराबर 14, ठीक है। तो x धन y की जगह रख देंगे 5, तो x धन 5 बराबर 14 हो जाएगा। 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5। 14 में से 5 गए तो बचेगा 9, तो x हमारा आ गया 9, तो ये हमारा x भी आ गया, हमें यही ज्ञात करना था। तो दोस्तों यही है आपकी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। हम एक चर के रूप में दूसरे चर को लिख लेते हैं, फिर उसको किसी अन्य समीकरण में रख देते हैं जिस समीकरण से उसको नहीं लिया है, फिर उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने y का मान ज्ञात कर लिया। फिर जो y का मान आया उसको हम किसी भी समीकरण में रख के दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर x का मान हमने ज्ञात किया। तो दूसरी बीजगणितीय विधि है विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि जैसे कि नाम में ही नहीं होता है, हमें कुछ ना कुछ विलोप करना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड है। तो चरण एक, सर्वप्रथम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्योत्तर अचरों, शून्योत्तर अचरों का मतलब होता है शून्य के अलावा कोई भी अचर, ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को हम उपयुक्त अचर से, शून्य के अलावा किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़े, किसी एक समीकरण में भी गुणा करने से हमारा काम हो सकता है, पर हमें संख्यात्मक रूप से समान करना होगा x के गुणांक को या y के गुणांक को, दोनों समीकरणों में, ठीक है। फिर समीकरण 2 में क्या करेंगे, एक समीकरण से दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए, ठीक है, समाप्त हो जाए। ये ठीक है, यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाएं, ठीक है। अगर एक चर को विलुप्त करने के बाद, ठीक है, फिर हमें एक चर में समीकरण मिलता है तो हम समीकरण चरण 3 में जाएंगे। और अगर दोनों ही चर हमारे विलुप्त हो जाते हैं तो दो संभावनाएं, यदि चरण 2 में हमें चर रहित मतलब कि कोई भी चर नहीं मिलता है और एक सत्य कथन प्राप्त होता है, जैसे कि 5 बराबर 5, तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर हमें असत्य कथन प्राप्त होता है चरण 2 में, तो हम कह देंगे रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। असत्य कथन मतलब जैसे कि 5 बराबर 8, ठीक है। और यदि हमें एक चर में समीकरण मिलता है तो हम जाएंगे चरण 3 में। तो दोस्तों जब हमें एक चर में समीकरण प्राप्त होगा तो इस प्रकार एक चर में प्राप्त समीकरण को हम क्या करेंगे, उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कर लेंगे। तो हमें x या y किसी एक का मान ज्ञात हो जाएगा। अब वो x या y का मान मूल समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख के दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दोनों चरों के मान प्राप्त हो जाएंगे।
तो इससे हमारा हल प्राप्त हो जाएगा हमें। आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से विलोपन विधि को समझते हैं। हमें दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, ठीक है, समीकरण का एक युग्म दे रखा है। तो पहला समीकरण है x धन y बराबर 5, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में तो x और y है सिर्फ, दूसरे समीकरण में 2x और 3y है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले समीकरण में 2 का गुणा कर लें तो इसमें 2x मिल जाएगा हमें, या हम 3 का गुणा कर लें तो 3y मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, समीकरण 1 में 3 का गुणा किया है, ठीक है। क्योंकि 3y मिल जाएगा तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ना आसान होता है घटाने से। अगर हम 2 से गुणा करते तो 2x मिलता, फिर हमें घटाना पड़ता है एक समीकरण से दूसरे को, तो हमें समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, ये है समीकरण 1, इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा x धन y बराबर 3 गुणा 5 हो जाएगा। 3 गुणा x होगा 3x और 3 गुणा y होगा 3y, बराबर हमें मिल गया 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 है, क्योंकि ये समीकरण 3 हमने किस में से निकाला है, समीकरण 1 में से, ठीक है। तो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 3y से 3y कट जाएगा, ठीक है। ये हमने दिमाग लगाया, इसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। इससे हमारा y वाला चर यहाँ पे विलोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y, बाई तरफ को बाई तरफ से जोड़ेंगे, दाई तरफ को दाई तरफ से जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण 3 का बाई तरफ है 3x धन 3y, धन 3x धन 3y लिख दिया। फिर समीकरण 2 का दाई तरफ है 4, तो 4। समीकरण 3 का दाई तरफ है 15, तो धन 15, ठीक है। अब हम कोष्ठक को खोल लेंगे, ये 3y से 3y को काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऋण का 3y है, धन का 3y है, ठीक है। ये कट जाएंगे दोनों 3y, ठीक है। और 2x और 3x कितने हो जाएंगे हमारे, 5x, और 4 और 15 कितने हो जाएंगे, 19, ठीक है। 4 धन 15 हो जाएगा 19, तो 2x और 3x हो गया 5x। अब 5 जो है दाईं तरफ जाके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 19 बटे 15, ठीक है। x बराबर आ गया हमारा 19 बटे 15। अब हम ये x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी, ठीक है, जिसमें हमें आसान लगे, ठीक है। तो x का मान 19 बटे 15, तो एक हमारा उत्तर हो ही गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा है, ठीक है, कुछ गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ दाईं तरफ ले जाके सीधा सीधा मान आ जाएगा y का। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x धन y बराबर 5, x का मान रख देंगे 19 बटा 5, और x को हम दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एक्स का मान रख देंगे। अब x का मान है 19 बटे 5, तो ये y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19 बटे 5, ठीक है। अब ये 5 हर में 5 है, तो 5 कॉमन लेंगे नीचे हर में, तो ऊपर होगा ये 5 गुणा 5 माइनस 19 बटे 5, पचम 25 होता है, तो ये हो जाएगा y बराबर 25 माइनस 19 बटे 5, 25 में से 19 गए तो बचेगा 6, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 6/5, तो ये उत्तर होगा हमारा। तो ये विधि है हमारी विलोपन विधि, ठीक है। हम किसी एक समीकरण या दोनों समीकरणों में ऐसा गुणा करते हैं कि कोई एक चर हमारा विलुप्त हो जाए जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। फिर वो उस एक चर का दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर वो दूसरे चर का मान किसी भी समीकरण में रख के पहले चर का भी मान ज्ञात हम कर लेते हैं। तो ये है हमारी विलोपन विधि। दोस्तों तीसरी विधि हमारी वज्रगुणन विधि, इस पर आपकी प्रश्नावली 3.5 आधारित है, ठीक है। वज्रगुणन विधि दोस्तों मैं तो कहूंगा तभी आप इस्तेमाल करें जब आपसे कहा जाए कि इसी से प्रश्न को हल करना है, अन्यथा आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करें, ठीक है। और जो भी आसान लगे विलोपन या प्रतिस्थापन में, ठीक है, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वज्रगुणन में क्या होता है कि आपको जो है सूत्र याद करना पड़ेगा। वज्रगुणन विधि में सूत्र क्या है, x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, ये इसकी समस्या है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में आपको कोई भी सूत्र याद नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे है। जब x के बटे में लिखना है आपको, ठीक है, तो x के जो अचर हैं a1 और a2 उनको भूल जाइए, तो क्या बचे हमारे अचर b1 और c1 और b2 और c2, ठीक है। तो गुणा होता है b1 का c2 से, फिर माइनस लिखते हैं, फिर b2 c1, यही लिखा है b1 c2 माइनस b2 c1। y के अचर क्या हैं, b1 और b2 उनको भूल जाइए, तो क्या होंगे a1 और c1, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, b से c, c से a से b, ठीक है। तो फिर c1 a2, ठीक है, c1 का a2 से गुणा होगा, ठीक है, माइनस c2 a1, तो c1 a2 माइनस c2 a1। फिर अचर राशि के लिए हम लिख दिया 1,
ठीक है, एक के गुणांक क्या है हमारे C1 और C2, तो C1 और C2 को भूल जाइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो A और B मिलेगा। ठीक है, तो A1 B2 माइनस A2 B1, तो हमने लिख दिया A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये है सूत्र आपका, बस ये सूत्र पे आधारित है। ये सूत्र अगर आपको समझ आ गया तो वज्रगुणन विधि समझ आ गई आपको। ठीक है, तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे कहा जा सकता है कि वज्रगुणन विधि से ही इसको हल कीजिए। तो दोस्तों एक उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल करना होगा आपको। अगर आपसे कहा जाएगा निम्न समीकरण युग्म को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहले तो आप याद रखिए जो समीकरण है उसको आपको इस रूप में लिखना होगा, सारा कुछ बाईं तरफ होगा, बराबर में शून्य होगा, तो हम लिख देंगे 2x धन वाई माइनस 5 बराबर शून्य। ठीक है, उसी तरह दूसरे समीकरण को हमें लिखना होगा 3x धन 2y माइनस 8 बराबर शून्य। ठीक है, बराबर शून्य के रूप में लिखना होता है, ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए वज्रगुणन विधि में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए यहाँ पर A1 क्या होगा 2, B1 क्या होगा 1, C1 क्या होगा -5। ठीक है, A2 क्या होगा x का गुणांक यानी कि 3, B2 क्या होगा y का गुणांक यानी कि 2, और C2 क्या होगा अचर राशि यानी कि -8। तो हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिए। अब हमने सूत्र लिख लिया। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो जो तीर से हमने बताया था वैसे आप याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमने क्या किया x बटे B1 C2। ठीक है, B1 ये 1 है, C2 -8 है, तो वो 1 गुणा -8 माइनस B2 C1, B2 2 है, C1 -5 है, तो माइनस में 2, B2 की जगह 2 लिखा और C1 की जगह -5 लिखा। ठीक है, अब हम y के नीचे वाले को हल कर लेते हैं। y के नीचे है C1 A2, C1 है हमारा -5। ठीक है, तो हमने -5 लिख दिया। A2 है 3, तो A2 की जगह लिख दिया 3, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर है C2 A1, C2 है -8, तो C2 की जगह -8 लिख दिया। A1 है 2, तो A1 की जगह लिख दिया 2। ठीक है, अब हम अगले पद पर चलते हैं। 1 बटा A1 B2, A1 है 2 B2 है 2, तो 2 गुणा 2 हो गया, माइनस तो माइनस लगा दिया। A2 B1, A2 है 3 B1 है 1, तो 3 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, ये वाला 1 बटे वाला, तो 1 बटे 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, और 3 गुणा 3, 3 गुणा 1 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 4 माइनस 3, 2 गुणा 2 4 हो गया, 3 गुणा 1 3 हो गया। 4 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा 1। 1 बटा 1 कितना होता है 1। ठीक है, अब बस अब ये x के बटे और y के बटे को हल कर लेते हैं। अब ये देखिए 1 गुणा -8 होगा -8, और ये 2 गुणा -5 तो -10, -10 और ये माइनस है तो धन का 10 हो जाएगा। ठीक है, और y में देखिए -5 गुणा 3 -15, और माइनस है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 गुणा 2 16, तो धन के 16 बराबर 1। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब ये एक बार x के पद को और एक बार y के पद को एक के हम बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हाँ, अब ये देखिए -8 धन 10, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x बटे 2, और y बटे में -15 धन 16 है तो 1 हो जाएगा, 16 में से 15 जाएंगे तो 1, तो ये आ गया हमारा x बटे 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1। अब हम एक बार x बटा 2 को 1 के बराबर कर देंगे, एक बार y बटा 1 को 1 के बराबर कर देंगे। x बटा 2 को 1 के बराबर करेंगे, 2 दाईं तरफ जाके ऊपर चला जाएगा तो x बराबर हमें मिल जाएगा 2। फिर y बटा 1 को हम 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, y बटा 1, फिर ये 1 ऊपर जाएगा, या y बटा 1 तो y ही होता है, तो y बराबर हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं वज्रगुणन विधि से। दोस्तों कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमें सीधे सीधे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म नहीं दिए होते हैं, तो उन स्थितियों में हमें क्या होता है, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले रैखिक समीकरण दे रखे होते हैं कि हम उनको दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे प्रश्नावली 3.6 में। ठीक है, तो अनेक स्थितियां जिन्हें गणितीय रूप में ऐसे दो समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं हो, परंतु हम उन्हें परिवर्तित करके एक रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हो। फिर हम उन रैखिक समीकरणों को हल कर लेते हैं और उससे हमारे हल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। इसी पर आपकी प्रश्नावली 3.6 आधारित है दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, ये दो समीकरण दिए, ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसमें दो चर तो हैं हमारे एक्स वाई, पर वो हर में है, अंश में नहीं है ऊपर ना। ठीक है, तो पहले तो हमें इन्हें रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना पड़ेगा, फिर हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 1/x ए है और 1/y जो है बी है। अब आप पहले समीकरण को देखिए, 1/x की जगह हम रखेंगे ए, तो ये हो जाएगा a/2। ठीक है, धन 1/y की जगह रखेंगे b, तो ये हो जाएगा b/3, b/3 बराबर 2।
ठीक है। अब हर बराबर नहीं है तो गुणा हो जाएगा, तो नीचे तो हो जाएगा 2 गुणा 3, और ये 3 गुणा ए धन 2 गुणा बी, तो ये लिख दिया 3 गुणा ए धन 2 गुणा बी। ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 ए धन 2 बी बटे 2 गुणा 3 कितना होता है 6, तो लिख दिया 3 ए धन 2 बी बटे 6 बराबर 2 तो है ही। अब ये 6 दाईं तरफ चला जाएगा, तो 3 ए धन 2 बी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 कितना होता है 6 दूनी 12, तो 3 ए धन 2 बी बराबर आ जाएगा हमारा 12। ये रैखिक समीकरण हो गया हमारा ना। यहाँ पे चर होगा ए और बी, ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। उसी तरह आप दूसरे समीकरण में 1 बटा एक्स की जगह रखेंगे हम ए, तो वो हो जाएगा ए बटा 3, 1 बटा वाई की जगह रखेंगे बी, तो ये हो जाएगा बी बटा 2 बराबर हमें दे रखा है 13 बटे 6। ठीक है। अब 3 और 2 हर बराबर नहीं है तो नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा, और 2 गुणा ए हो जाएगा धन 3 गुणा बी, तो हम लिख दिया 2 गुणा ए धन 3 गुणा बी बटे में 3 गुणा 2 बराबर 13 बटे 6 दे रखा है हमें। तो अब ये हो जाएगा 2 गुणा ए हो जाएगा 2 ए, ठीक है, 3 गुणा बी हो जाएगा 3 बी, तो ये होगा 2 ए धन 3 बी, और 3 गुणा 2 कितना हो गया 6 बराबर में 13 बटे 6 है। 6 से 6 काट देते हैं, ये नीचे वाले ये दोनों 6 आपस में कट जाएंगे, तो हमें कितना मिलेगा 2 ए धन 3 बी बराबर 13, 2 ए धन 3 बी बराबर 13, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ये अब हमारा हो गया रैखिक समीकरण चर ए और बी में। तो अब हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मिल गए। ठीक है, दो समीकरण मिल गए। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। ठीक है, मुझे तो आसान लगती है विलोपन विधि, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 भी हो जाएगा, और समीकरण 2 को कर लेंगे 2 से गुणा, तो ये 6 भी हो जाएगा। तो पहले समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 गुणा 3 धन 2 भी लिख दिया बराबर 3 गुणा 12। ठीक है, 3 गुणा 3 हो जाएगा हमारा 9 ए, और 3 गुणा 2 भी हो जाएगा 6 भी, तो ये हो गया 9 ए धन 6 भी, और 3 गुणा 12 12 3 36 हो गया हमारा। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 में हम कर लेंगे 2 का गुणा। ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा, 2 का गुणा कर लेते हैं समीकरण में, तो 2 गुणा 2 ए धन 6 3 भी, 2 ए धन 3 भी हो गया बराबर 2 गुणा 13, 2 गुणा 2 ए हो जाएगा हमारा 4 ए, और 2 गुणा 3 भी हो जाएगा हमारा 6 भी, और 2 गुणा 13 13 दूनी 26 हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा है 9 ए बड़ा है 4 ए से, 6 बी से 6 भी काटना है हमें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएं या समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाएं। तो हम क्या करते हैं, जानबूझकर बड़े में से छोटे को घटाते हैं ताकि माइनस का चिन्ह ना मिले हमें ना। तो हम समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा लेंगे, 3 से 4 को घटा लेंगे। ठीक है, 3 से 4 को घटाएंगे तो हम लिख लेंगे 3 का बाईं तरफ 9 ए धन 6 भी, हमने लिख दिया 9 ए धन 6 भी, ऋण का चिन्ह लगा दिया। फिर हम समीकरण 4 का बाईं तरफ 4 ए धन 6 भी को लिख लिया, फिर बराबर समीकरण 3 का दाईं तरफ 36 माइनस समीकरण 4 का दाईं तरफ 26। ठीक है, अब आप देखिए हमने कोष्टक खोलिए तो ये हो गया 9 ए धन 6 भी, 4 ए माइनस में आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है कोष्टक के, और 6 भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है, बराबर 36 माइनस 26। ठीक है, अब 6 भी से 6 भी कट जाएगा क्योंकि ये धन का 6 भी है, ये ऋण का 6 भी है, तो धन के 6 भी से ऋण का 6 भी कट जाएगा, और 9 ए में से 4 ए जाएगा तो कितना बचेगा 5 ए। ठीक है, और 36 में से 26 जाएगा तो बचेगा 10। ठीक है, तो अब 5 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 10 के बट्टे में चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 10 बटे 5, 10 में 5 का भाग देते हैं तो 2 प्राप्त होता है, तो ए बराबर हमें मिल गया 2। अब ये ए का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 में। ठीक है, तो दोस्तों हमने ए का मान निकाल लिया, अब हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ ए बराबर 2 का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, हम कहीं भी रख सकते थे, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 है हमारा 3 ए धन 2 भी बराबर 12, ए की जगह रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 धन 2 भी बराबर 12। ठीक है, 3 गुणा 2 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 धन 2 भी बराबर 12, 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2 भी बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6, 12 में से 6 गए तो कितना मिलेगा 6, तो 2 भी बराबर मिलेगा हमें 6। अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलता है 3, तो b बराबर हमें मिल जाएगा 3। तो a और b मिल गए, a 2 मिल गया, b 3 मिल गया। अब हमने 1 बटा x को कितना माना था, a ये माना था शुरू में। ठीक है, तो 1 बटा a कितना हो जाएगा x, x होगा 1 बटा a कितना है 2, तो x कितना आ जाएगा हमारा 1 बटा 2, ये एक उत्तर होगा हमारा। हमने 1 बटा y माना था b, तो एक b नीचे आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटा b हो जाएगा हमारा y, यानी कि y बराबर 1 बटा b, b का मान कितना है 3, तो y हमारा हो जाएगा 1 बटा 3। ठीक है, तो x और y के मान आ गए हमारे। ठीक है, तो इस विधि से हम प्रश्नावली 3.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे।
ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में इतना ही है। अब आप हमारे आगे के वीडियो प्रश्नावली 3.1 से 3.6 तक के सभी प्रश्नों के वीडियो को अवश्य देखें। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।